कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना किए कभी जय जयकार नहीं होती। तो शिव खेड़ा ने अपनी एक मोटिवेशन की बुक में बड़े अच्छे शब्दों में कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो भी कोशिश करते हैं कभी उनकी हार नहीं होती, और बिना कोशिश किए कभी भी किसी की कोई जय जयकार नहीं हुई। तो प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है आज की ऑनलाइन एजुकेशन की +2 की इकोनॉमिक्स माइक्रो के चैप्टर नंबर 4 मांग के सिद्धांत में। आपका हार्दिक वेलकम है, आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, शिव खेड़ा ने जैसा बताया, मैंने तक कोशिश बार बार कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं समझ में आए, यदि आप बार बार प्रयास करेंगे तो आप अवश्य ही सफल हो जाएंगे। महमूद गौरी ने भी भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे और विजय हासिल की थी। इसी प्रकार एक कीड़ी दीवार पर चढ़ती है और बार बार गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन वो अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, और वो सफलता हासिल कर जाती है। इसी प्रकार यदि आप भी अपना प्रयास नहीं छोड़ेंगे तो सफलता हासिल कर जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ऑनलाइन एजुकेशन में चलते हैं हम। मांग के सिद्धांत का प्रश्न है जो आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है? जो वक्र है उसका ढलान ऋणात्मक क्यों होता है? या यूं कहें आप की कीमत बढ़ने पर मांग क्यों घटती है, या कीमत घटने पर मांग क्यों बढ़ती है। या मांग वक्र है, मांग वक्र है, बाएं से दाएं नीचे की ओर ऋणात्मक क्यों होता है। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है। तो मैंने यहां आपके लिए तो एक मैंने पहले एक रेखा चित्र बनाया है। देखिए, यह आपका OX OY। तो इसके ऋणात्मक होने के कौन कौन से कारण हैं? उन कारणों की, या ये पूछा जा सकता है कि मांग वक्र के ढलान ऋणात्मक होने के कौन से कारण हैं। तो हम आज इन कारणों पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहला कारण है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। बेटा, मांग का नियम इसी पे डिपेंड करता है कि घटती मांग का नियम का सिद्धांत के कारण ये मांगों का ऊपर से ढलान होता है। क्यों? क्योंकि जो जो वस्तु की मात्रा, जो जो उसकी ये उसकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी P1 P2। पहला घटती सीमांत उपयोगिता, जो इतनी वस्तु ले रहा था तो उसके लिए इतनी कीमत देना वो चाह रहा था, लेकिन उसने वस्तु इतनी ले ली तो वो वस्तु उसके लिए घट गई। उसके लिए वो कम कीमत देना चाहेगा। क्यों कम कीमत देना चाहेगा? क्योंकि वो वस्तु उसके लिए पहले जितनी उपयोगी नहीं है। जितने उसकी पैसे की कीमत थी, जो उसके बदले में पैसे की तुष्टि गुण है, वो ज्यादा हो जाता है और वस्तु उसके लिए कम हो जाती है, क्योंकि उसके लिए पहले संतुष्टि उस वस्तु से कुछ संतुष्टि हो चुकी होती है। तो ये घटती जो यहां देखिए एक शब्द और भी है आपका। ये सीमांत का मतलब होता है अतिरिक्त इकाई। क्या होता है? अतिरिक्त इकाई। अतिरिक्त इकाई, अतिरिक्त इकाई का मतलब अतिरिक्त का मतलब एक और इकाई।
अतिरिक्त का मतलब एक और इकाई। जैसे अतिरिक्त इकाई हमने सीमांत अतिरिक्त इकाई घटती सीमांत उपयोगिता अतिरिक्त इकाई, यहां मैंने इकाई इतने लगाई तो कीमत इतनी देने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी यदि हमने अतिरिक्त एक इकाई और लगा दी, पहले इतना था फिर हमने इतना लिया, तो इसी पहले इतना था हमारा उत्पादन, फिर हमने एक इकाई और लगा के इतना किया, तो उसके लिए इतनी कीमत देगा। और इसीलिए हमारे डीडी वक्र है वो ऋणात्मक होगा। जो जो आदमी के पास ज्यादा वस्तु होती जाएगी उसके लिए वो कीमत कम देना पसंद करेगा। जैसे कि मान लिया अपने गांव में ही या शहर में कोई प्याज बेचने, ट्राली वाला प्याज बेचने के लिए आया हुआ है, और आप उससे पूछे कि भाई धड़ी के हिसाब लगाएगा और मन के हिसाब लगाएगा, उसको यदि वो आपसे आप 5 किलो के लिए तो 100 रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि आपको 1 मन या 50 किलो लेने तो उसके लिए आप उस हिसाब से रेट नहीं देंगे, कम हिसाब से रेट देंगे, क्योंकि वस्तु आपके लिए उसके लिए पहले जितनी सीमांत उपयोगिता नहीं है। क्योंकि पहले 5 किलो तो जितने इंपॉर्टेंट थे, अगले 5 किलो आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपको मेरे ख्याल में पहला नियम समझ में आ गया होगा कि पहला रीजन यही है इसका कि जो हमारा वक्र है बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की या ऋणात्मक है, इसको हम नेगेटिव भी बोले, ऋणात्मक है वो इस कारण से कि घटती सीमांत उपयोगिता। दूसरा है आय प्रभाव। जो जो उपभोक्ता की आय बढ़ती जाएगी, आय का प्रभाव, उपभोक्ता की आय प्रभाव, उससे हमारा मतलब नहीं, लेकिन यदि कीमत घटती है तो वास्तव में ही कीमत घटती है तो वास्तव में कुछ आय उसकी बढ़ जाती है। जैसे कि मान लो पहले 1 दर्जन केले 10 रुपए में लेता था, कीमत घटने का दर्जन 8 दर्जन 8 रुपए मिल गई। 1 दर्जन केले कितने मिल रहे था? 10 रुपए में। कीमत घटने के कारण कितने मिले? 8 रुपए में। तो वास्तविक बचत कितनी हुई? वास्तविक आय 2 रुपये बढ़ गई उसकी, क्योंकि जो चीज उसे 10 रुपए में मिलती थी वही वस्तु उसे 8 रुपए में मिलने के कारण उसके 2 रुपए वास्तविक आय बढ़ गई, और इस वास्तविक आय से वो अधिक वस्तुएं ले सकता है। वो जहां 1 दर्जन केले लेता था वहां 1 दर्जन से फालतू केले लेगा, तो वो फालतू लेगा, कीमत घटने का फालतू लेगा, तो इसका मतलब मांग बढ़ गई। तो जो वास्तविक आय, बेटा यहां पजल होने वाली बात नहीं है, पजल उसकी हमने मौद्रिक आय नहीं देखनी, यहां हमारी वास्तविक आय से मतलब है कि जब भी वस्तु की कीमत कम होगी तो उसे उस वस्तु की पहले की अपेक्षा अतिरिक्त इकाई के लिए हमें कम पैसा देना पड़ेगा, और कम पैसा देंगे तो वो हमारी बचत होगी, और वो बचत हमारी वास्तविक आय कहलाएगी। उस वास्तविक आय के कारण हमारी मात्रा पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़कर आएगी। क्लियर? ठीक है। तीसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन शब्द हम इस चैप्टर में 2-3 बार पढ़ चुके हैं। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है? प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है? एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जगह प्रयोग। जैसे चाय कॉफी है, चाय ये दोनों की दोनों प्रतिस्थापक वस्तुएं हैं, एक की जगह दूसरी जगह। तो इससे चाय के कारण क्या फर्क पड़ेगा? यदि यहां चाय की कीमत बढ़ जाती है पहले की अपेक्षा, तो इसका प्रतिस्थापन कॉफी है, लोग कॉफी की मांग ज्यादा करने लग जाएंगे। कीमत इसकी बढ़ेगी, लोग मांग इसकी बढ़ेगी, और यदि इसकी घटेगी तो इसकी बढ़ेगी। इसकी कीमत बढ़ी है और इसकी तुलना में इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसकी पहले से ज्यादा मांग करेंगे लोग। या यूं कहें, जब इसकी कीमत है, इसकी कीमत, चाय की कीमत है, वो बढ़ जाती है, या कम कीमतें कम होगा, बढ़ जाती है, बढ़ जाने से क्या होगा? इसकी मांग, इसकी कीमत बढ़ जाने से इसकी मांग ज्यादा बढ़ेगी, इसकी मांग ज्यादा बढ़ेगी और इसकी मांग घटेगी। इस कारण से भी हमारा जो मांग वक्र है
वो ऋणात्मक बाएं से दाएं क्या होगा, जो ही हम वस्तु की इसकी करेंगे इसकी कीमत घटेगी तो इसकी मांग बढ़ेगी, और यदि इसकी होगी तो मांग बढ़ेगी, क्योंकि उसका प्रतिस्थापन है, लोग उस वस्तु को छोड़ देंगे। इतनी इंपॉर्टेंट, यदि उसका कोई प्रतिस्थापन नहीं है फिर तो मजबूर उन्होंने कीमत बढ़ने पर भी उतनी मांग करनी पड़ेगी। लेकिन यदि प्रतिस्थापन है, उसका प्रतिस्थापन है, तो लोग उसकी कीमत बढ़ने पर उसकी वस्तु को छोड़ देंगे और प्रतिस्थापन यूज करने लग जाएंगे। इस कारण से भी हमारा ये नियम लागू होता है। मांग वक्र का ढलान है वो ऋणात्मक होता है, या कीमत गिरने पर बढ़ता है, कीमत कम होने पर आय कीमत कम होने पर आय क्वांटिटी मांग बढ़ती है, और कीमतें घटने पर मांग बढ़ती है। घटने पर बढ़ती है और बढ़ने पर घटती है, यानी विपरीतार्थक संबंध है दोनों में, उल्टा संबंध है जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं। अगला है उपभोक्ता का समूह। उपभोक्ता समूह भी बड़ा डिपेंड करता है इसको। क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि जितने ज्यादा उपभोक्ता होंगे वस्तु उतनी ज्यादा खरीदी जाएगी, और जितने उपभोक्ताओं का समूह कम होगा उतने ही कम होंगे। आपने अक्सर सब्जी मंडी में देखा है, वस्तु है, यदि 5 किलो कोई वस्तु है, उसके ग्राहक 100 हैं, तो वो आपको हो सकता है कि वो आपको 10 रुपए किलो मिल जाए। यदि उसके 1000 ग्राहक आ गए हैं तो वही वस्तु ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी आपके लिए। तो इसका मतलब समूह ने भी इसको प्रभावित किया है। समूह के कारण जब आकार है, छोटा समूह में कम मांग होती है, बड़े समूह में अधिक कीमत होने पर वो समूह है, कुछ लोग उसमें से वस्तु को लेना छोड़ देते हैं। समूह का आकार है, मान लीजिए पहले इस कीमत पर इतने सारे लोग मांग कर रहे थे, इस कीमत पर इतने सारे लोग 1000 लोग थे, वो इस कीमत पर इस वस्तु को इतनी मांग रहे थे, लेकिन उसकी कीमत बढ़ गई है। कीमत बढ़ने के कारण कुछ लोग छोड़ गए हैं और 100 रह गए हैं। उपभोक्ता उसके खरीदार हैं वो 100 ही रह गए हैं, क्योंकि कीमत बढ़ गई है। तो इस प्रकार भी ये जमाना मांग होकर ऊपर से बाएं के ऊपर से दाएं की ओर नीचे की ओर ऋणात्मक ढलान वाला होता है। अगला है विभिन्न उपयोग। वस्तुओं के कई प्रयोग होते हैं, जैसे चना है, हमारे खाने में भी काम आता है, पशुओं के काम भी आता है, और हमारे काम खाने में भी कई ऑप्शन है। हमारे खाने में एक तो हम उसको अपने खाने के लिए प्रयोग करते हैं, और एक उसके लिए, यदि उसकी ज्यादा कीमत हो जाती है तो हम उसको अपने जरूर खास उपयोग उसी के लिए करते हैं, उसकी मांग कम कर देते हैं। और यदि वो सस्ता हो जाता है, कुछ उसका रेट कम हो जाता है, तो हम पशुओं को खिलाने में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, बहुत सारे प्रयोग होते हैं, उनमें से कीमत बढ़ने पर हम उसकी मांग कम कर देते हैं और अपनी आवश्यकता, जो खास आवश्यकता है, उसको पूरी कर लेते हैं, और कीमत कम होने पर हम उसको सामान्य पर्पज, सामान्य काम में भी ले लेते हैं। तो इस प्रकार इन कारणों से यदि हमारे पास कीमत, माने हम इतनी मांग कर इस कीमत पर हम इतनी मांग कर रहे हैं, और इसमें हम सामान्य पशुओं को भी खिला रहे हैं और आप भी चने खा रहे हैं, वायदे के चनों की कीमत तेज हो जाती है, इतनी हो गई है, तो हम इसकी मांग घटा देंगे, पशुओं को हटा देंगे, उसका ऑप्शन और ढूंढ लेंगे और अपने यूज के लिए प्रयोग करेंगे, यहाँ तक की मात्रा यूज करेंगे। तो मेरे ख्याल में बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, इसके बारे में थी। मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया है, आप भी कोशिश करना। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है आपका, अपवाद। यहां बताते कि ऋणात्मक ढलान होता है, लेकिन कई स्थितियों में ये मांग होकर आपका इस प्रकार का भी हो सकता है। इसको कौन सा बोलते हैं? घनात्मक। कि जो ऋणात्मक है मांग होकर ये हमारा ऊपर से दाएं, ऊपर से बाएं की ओर जाता है, या कहें कि बाएं से दाएं की ओर ऊपर की ओर उठता हुआ वक्र है, इसको घनात्मक बोलते हैं।
ये क्यों होता है? कई परिस्थितियों में होता है। हमारा मांग का नियम कहता है ये बात कि मांग घटने की कीमत घटने पर मांग बढ़ेगी और कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी। ये हमारा मांग का नियम कहता है और उसके रीजन ये है जो हमने अभी किए। लेकिन कई स्थान पर इसका उल्टा भी हो जाता है कि मांगों का ऋणात्मक भी आ जाता है। तो उसके क्या कारण और अपवाद कौन कौन से हैं, उन अपवादों की हम इसी वीडियोज में चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रतिष्ठा सूचक अपवाद वस्तु। कई वस्तुएं बड़ी प्रतिष्ठा सूचक होती हैं जो आदमी अपने आज मान सम्मान इज्जत के लिए ही बना लेता है। जैसे कि राजा लोग होते थे, वे हीरे जवाहरत या हम भी मान लिया अमीर आदमी और सोना को ज्यादा महत्व देते हैं। ये चीजें ऐसी हैं जो प्रतिष्ठा के लिए खरीदी जाती हैं और इनकी कीमत जो हुई ज्यादा होगी ज्यादा खरीदी जाएगी, कम होगी तो कम खरीदी। जैसे ये है आपका इतनी खरीदी जा रही है, कीमत और बढ़ गई है और ज्यादा खरीदी जा रही है। यह आपका डीडी वक्र इस प्रकार का होगा। मेरे ख्याल में पहला क्लियर होगा आपको, क्योंकि जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं वे शान शौकत के लिए, अपने आप का स्टैंडर्ड समाज में ऊंचा दिखाने के लिए आदमी खरीदता है। और जब उनकी कीमत ज्यादा होती है ना तो ही ज्यादा खरीदता है। यदि उनकी कीमत कुछ ना हो तो क्या करेगा, उनको खरीद के कीमत के कारण तो खरीदता है उनको। अज्ञानता, ये प्रतिष्ठा सूचक में एक हम और बात बताने भूल गए आपको कि प्रतिष्ठा सूचक को वेवलन ने इसका आविष्कार किया था। इन वस्तुओं को ढूंढा था जब हाँ मांग के नियम का आविष्कार किया गया तो इन्होंने ढूंढा, और इसको वेवलन का नियम भी कहा जाता है। प्रतिष्ठा सूचक वालों को, प्रतिष्ठा सूचक वस्तु को वेवलन वस्तु भी कहा जा सकता है क्योंकि इन्होंने इसकी प्रतिष्ठा की थी। कई बार एक ऑप्शन टाइप पूछ लिया जाता है कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं का खोज किसने की या वेवलन ने किन वस्तुओं की खोज की, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक हमारा है वो अज्ञानता। अज्ञानता वश भी आदमी अधिक वस्तु अधिक कीमत होने पर अधिक खरीद लेता है। हमने यहां कुछ वस्तु खरीद ली और हमें पता नहीं था, लेकिन कीमत बढ़ गई, फिर हमें पता नहीं लगा कि कीमत क्या है, वस्तु घट रही है, मार्केट में घट रही है, किसी दुकानदार से हमसे ज्यादा ले ली तो हमने दे दी। मान लिया हम किसी गांव एरिया में, गांव के क्षेत्र में रहते हैं और मार्केट में वो वस्तु की कीमत घट चुकी है बाजार में, लेकिन जो गांव का दुकानदार है वो हमें उसी रेट से भी महंगी बेच रहा है, तो भी हम वस्तु ले लेंगे। इतनी थी, किस कीमत पे ये थी और ये इतनी बड़ी, तो फिर भी ये कही क्यों P1 कीमत बढ़ने पर भी उसने ज्यादा ले ली, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला, वस्तु से ज्यादा चाहिए थी, इसको पता ही नहीं चला कि कीमत घट रही है बढ़ रही है, उसने ज्ञानता बस गया और दुकानदार से वो वस्तु खरीदी। ये कारण है इसका। और अगला कारण है, जो खास कारण है इसका, वो है गीफन वस्तुएं। गीफन वस्तुएं जो इन वस्तुओं से कम उपयोगी होती है, जो सामान्य वस्तुओं से कम उपयोगी होती है हमारे लिए, या इनको हम कह सकते हैं निम्न कोटि या घटिया वस्तु की वस्तु। इनका मांग कर भी हमारा जो कीमत के साथ मांग वक्र हमारा ऋणात्मक। लेकिन ध्यान रहे, गीफन वस्तुएं निम्न कोटि घटिया वस्तुएं हो सकती हैं, लेकिन निम्न कोटि की वस्तुएं हैं वे गीफन वस्तुएं नहीं हो सकती। पहले हम गीफन वस्तुओं की बात करते हैं। गीफन वस्तुएं हैं और ये निम्न कोटि की वस्तुएं, दोनों की दोनों का जो आय वक्र है, यहां हम प्राइस लेते हैं, इसकी बजाय आय ले लेते हैं, यहां आय, और यहां ले लेते हैं हम क्वांटिटी। जो ये वक्र है ये हमारा दोनों का मांग वक्र है और ऋणात्मक होता है। गीफन वस्तुएं लें या हम घटिया निम्न कोटि की वस्तु लें,
तो ज्यो ज्यो ही आय बढ़ती है, जो आय बढ़ेगी, मान लिया हमारी आय ये है और हम इतनी वस्तु की मांग कर रहे हैं, आय हमारी बढ़ गई, ये हो गई, तो इसकी क्वांटिटी घट जाएगी, इसलिए ऋणात्मक होगा। कौन सा? गिवन वस्तुओं का आय वक्र की बात। यहां ध्यान नहीं, मैंने आय लिखा है प्राइस की जगह। लेकिन जो गिवन वस्तुएं होती हैं उनका यदि मैं यहां आय की बजाय प्राइस लिख देता हूं, प्राइस कीमत, ये पी, फिर ये नहीं रहेगा। इस कीमत पे जो इतनी क्वांटिटी मांग करता है गिवन वस्तुओं की, यदि इतनी कीमत हो गई, गिवन वस्तुओं की कीमत बढ़ गई, वस्तु की कीमत बढ़ गई, तो इसकी कीमत बढ़ने के कारण, या मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल कर दूं, जैसे कि हमारे पास घी है, एक क्वालिटी में देसी घी है, एक डालडा घी है, दो घी है हमारे पास। जब डालडा घी की कीमत, जब हमारे देसी घी की कीमत बढ़ जाती है तो हम डालडा घी का ऑप्शन ले लेते हैं। डालडा घी की क्वांटिटी है, उसकी कीमत बढ़ने पर भी, जब घी की कीमत बढ़ गई है, घी की कीमत बढ़ गई है, फिर भी उसकी मात्रा ज्यादा क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि देसी घी उसकी अपेक्षा ज्यादा महंगा हो चुका है। तो इसका मांग वक्र है, जो गिवन वस्तु है उसका जो प्राइस कीमत के साथ मांग वक्र है वो धनात्मक होगा, जबकि निम्न कोटि घटिया वस्तुओं का मांग वक्र है वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि वो कीमत बढ़ने पर भी वे वस्तुएं कम कीमत बढ़ने पर भी वस्तुओं की हम मांग कम करते हैं। मान लिया कीमत घटिया, हम यदि बात करें निम्न कोटि वस्तु की बात की, तो इसकी कीमत यहां है तो हम मांग कर रहे हैं इतनी, लेकिन यदि इसकी कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग कम होने पर मांग कीमत सदर की फिर भी कम होगी। इस प्रकार आप यदि देखें दोनों में, टोटल निष्कर्ष ये निकलता है हमारा कि जो गिवन वस्तुएं हैं वे निम्न कोटि की वस्तु हो सकती है, लेकिन निम्न कोटि की वस्तु घटिया ये वस्तु नहीं हो सकती। इन दोनों का आय वक्र ऋणात्मक होता है, जबकि इसका कीमत मांग वक्र है गिवन वस्तुओं का, वो धनात्मक होता है, जबकि इसका ऋणात्मक होता है।